नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। मैं आपके साथ हिमानी। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज। जी-राम जी कानून समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। सीडब्ल्यूसी की बैठक, सरकार के खिलाफ रणनीति तय। अगले साल होने वाले चुनाव पर भी चर्चा की संभावना। सिंधे बोले, यह सभा नहीं भगवा महासागर है। भारी भीड़ देख विपक्ष घबराया। महापालिका पर भगवा झंडा फहराने के महायुति तैयार। चांदनी चौक में देर रात भीषण आग। कूचा रहमान इलाके में आग से हड़कंप। शहर में एक दिन में 4 घटनाएं आग की, वीडियो आया सामने। सोनभद्र फर्जी ड्रग माफिया, बेनकाब करोड़ों की संपत्ति कुर्क। कार्रवाई जारी। अंतर्राज्यीय ड्रग नेटवर्क पर पुलिस की नजर। घर में सेंटा की वेशभूषा में नजर आए भजन सम्राट। सारगीतों संग गायकी अभ्यास। जिंगल बेल की धुन। सनातन धर्म की उदारता पर अनूप जलोटा का संदेश। बात करें खबरों की, जहां सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की। बैठक आज शनिवार को होने जा रही है। इस बैठक में पार्टी के सभी सीनियर लीडर समेत तमाम कार्यकर्ता शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक इस मीटिंग में मौजूदा राजनीतिक हालात और सरकार के खिलाफ पार्टी के एक्शन प्लान पर चर्चा होगी। इसके साथ साथ मनरेगा की जगह लाए गए नए कानून वीबीजी राम जी के खिलाफ रणनीति बनाई जाएगी। कांग्रेस इस नए कानून के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी बैठक में कांग्रेस के शासित राज्यों कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि बिहार चुनाव में हार के बाद यह सीडब्ल्यूसी की पहली मीटिंग भी होगी। यह मीटिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले साल 2026 में असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हो रही है, जिसमें इसकी रणनीति पर चर्चा होने की भी उम्मीद है। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने मनरेगा की जगह लाए गए नए कानून पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि यह महात्मा गांधी का अपमान है क्योंकि उनका नाम हटा दिया गया। वीबीजी राम जी एक्ट के लागू होने की तारीख से 6 महीने के अंदर राज्यों को नए कानून के नियम के हिसाब से एक स्कीम बनानी होगी। बात करें उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सभा में उमड़ी भीड़ को भगवा महासागर बताते हुए कहा कि चारों ओर दिखाई दे रही भगवा टोपी और फेटे यह साबित करते हैं कि यह केवल एक सभा नहीं बल्कि जनता का स्पष्ट संदेश है। उन्होंने कहा कि इससे ऐतिहासिक भीड़ से साफ हो गया कि आने वाले समय में महापालिका पर भगवा झंडा फहराने के लिए महायुति पूरी तरह तैयार है। शिंदे ने दावा किया कि उमटी भीड़ को देखकर विपक्ष घबरा गया और पहली पंक्ति से आखिर की पंक्ति तक जनता का समर्थन साफ नजर आ रहा है। उन्होंने हाल ही में हुए नगर परिषद चुनाव में मेरी जीत के लिए सभी शिव सैनिकों को बधाई देते हुए कहा कि नतीजों ने साबित कर दिया कि चांदा से बांदा तक शिवसेना फैली हुई है। विपक्ष पर तंज कसते हुए शिंदे ने कहा कि जो लोग लगातार टीका टिप्पणी करते रहते हैं वे अब खामोश हो गए क्योंकि 62 से ज्यादा सीटें जीतने के बाद विपक्ष की नींद उड़ गई। अंबरनाथ और बदलापुर में मिली जीत को जनता के विश्वास की जीत बताते हुए उन्होंने कहा कि आज शिवसेना एनडीए की देश में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। और साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के तेजी से आर्थिक महासत्ता बनने की दिशा में बढ़ने की बात भी दोहराई। दिल्ली के चांदनी चौक में कूचा रहमान इलाके में शुक्रवार यानी कि 26 दिसंबर की रात को आग लगने का मामला सामने आया। वहां पर लगी आग को बुझाने में दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। बता दें कि दिल्ली के बेहद पॉपुलर चांदनी चौक मार्केट में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक इमारत में कूचा के पास स्थित है वहां भीषण आग लग गई। आग से जुड़ी इस घटना का वीडियो सामने आ रहा है जिसमें बिल्डिंग में लगी आग की ऊंची और भयानक लपटें देखी जा रही हैं। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंच गई, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी की। अधिकारियों ने बताया कि दिन में पहले
दिल्ली में आग लगने की 3 अलग अलग घटनाएं सामने आई, जिसमें एक युवक की मौत भी हो गई और उसका भाई घायल हो गया। उन्होंने बताया कि बाकी 2 घटनाओं में कोई हताहत नहीं हुआ। पहली घटना उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में हुई, जहां एक 4 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर एक रिपेयरिंग की दुकान में आग लगने से 20 साल के एक युवक की मौत हो गई, उसका बड़ा भाई घायल हुआ है। बात करें मुंबई में सटे मीरा भाईंदर इलाके से बीती रात एक बड़ी आग की घटना सामने आई। यहां शादी समारोह में इस्तेमाल होने वाले डेकोरेशन के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरा गोदाम इसकी चपेट में आ गया और वहां रखा लाखों रुपए का डेकोरेशन का सामान जलकर पूरी तरह खाक हो गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही मीरा भाईंदर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग को फैलने से रोका गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक पटाखों की चिंगारी से आग भड़कने की आशंका जताई जा रही। हालांकि आग लगने के कारणों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। पुलिस और दमकल विभाग मामले की जांच में जुटे हैं। राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है, लेकिन भारी आर्थिक नुकसान जरूर हुआ है। फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में बताई जा रही है। क्रिसमस के मौके पर भजन सम्राट अनूप जलोटा एक बिल्कुल अलग और खास अंदाज में नजर आए। अपने घर में चल रहे गायकी अभ्यास के दौरान अनूप जलोटा ने सभी को चौंका दिया। इस दौरान वे सेंटा क्लॉज की वेशभूषा में दिखाई दिए। सिर पर लाल टोपी, चेहरे पर सफेद दाढ़ी और पूरा रूप सेंटा जैसा था। अनूप जलोटा ने अपने शागिर्दों के साथ बैठकर संगीत का अभ्यास कर रहे थे। इसी मौके पर उन्होंने हारमोनियम पर सुर छेड़ते हुए सिंगल बेल का गीत भी गाया। क्रिसमस के इस माहौल में संगीत और उत्सव का सुंदर संगम देखने को मिला। उनके शागिर्द ने भी पूरे उत्साह के साथ इस अभ्यास में शामिल नजर आए। फर्जी ड्रग लाइसेंस और कोडेन युक्त कफ सिरप की तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ। तस्करी के किंग पिन भोला प्रसाद की अवैध संपत्तियों पर शिकंजा कसा गया। कोर्ट ने लगभग 30 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। एसआईटी की जांच में ड्रग माफिया का अंतर्राज्यीय नेटवर्क बेनकाब हुआ है, जहां उत्तर प्रदेश में कई फर्जी फर्में खड़ी की गई थी, जो रांची, पलामू, बोकारो से लेकर सोनभद्र, वाराणसी, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर और बलिया तक सप्लाई करती थी। यहां बात करें कि गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया। एनडीपीसी एक्ट की धारा के तहत कार्रवाई की जा रही है, जहां बीएनएसएस की धारा 107 के तहत कुर्की की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वाराणसी में चिन्हित संपत्तियों की कुर्की की कानूनी रूप से जारी है। अन्य अवैध संपत्तियों का पता चलते ही और बड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने पूरे नेटवर्क पर कड़ी नजर रखी हुई है और ड्रग माफिया की करोड़ों की काली कमाई पर कानून का बुलडोजर चल रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बीच आध्यात्मिक नेता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को विशेष रूप से अब कोई कदम उठाना चाहिए। हमारे भाई हिंदू परिवार दूसरे देश में मर रहे हैं, जल रहे हैं। यदि अभी हिंदू उनके काम नहीं आया तो हिंदू एकता किसी काम की नहीं है। भारत सरकार को बांग्लादेश हिंदू के लिए ठोस कदम उठाना अब जरूरी हो गया। अगर अब कोई कदम नहीं उठाया तो वे दिन दूर नहीं है कि हिंदू और हिंदुत्व का अस्तित्व पूर्णतया खतरे में आ जाएगा। भारत सरकार को विशेष रूप से अब कुछ कदम उठाना चाहिए। हमारे भाई हिंदू परिवार कुछ दूरी पर बगल के पड़ोसी देश में मर रहे हैं, चल रहे हैं। यदि अभी हिंदू उनके काम नहीं आया तो हिंदू एकता किसी काम की नहीं है, चाहे गोपनीय तरीके से अथवा ओपन तरीके से। भारत सरकार को कोई ठोस कदम हिंदुओं के लिए, बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए उठाना जरूरी हो गया है। यदि अब नहीं उठाया तो वो दिन दूर नहीं है जब हिंदू और हिंदुत्व का अस्तित्व पूर्णतया खतरे में पहुंच जाएगा और डायनासोर की तरह विलुप्त तो नहीं होगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बहुत कम हो जाएगा, घट जाएगा, सीमित हो जाएगा। इसलिए यही समय है भारत सरकार को कोई बड़ा कदम उठाकर बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की आवाज वर्ल्ड वाइड लेवल पर सबको उठानी चाहिए। वहाँ हिंदुओं को प्रोटेक्ट करना चाहिए अथवा भारत में रह रहे अवैध रूप से शरणार्थियों को जो वापसी कर रहे हैं उनकी जगह पर बांग्लादेशी हिंदुओं को जगह देनी चाहिए। एक्शन लेना चाहिए।
लेना चाहिए कहना? बिल्कुल लेना चाहिए। यदि अभी नहीं लिया तो हिंदुत्व होने का, हिंदू होने का और हिंदुस्तानी होने का कोई मतलब नहीं है कि हमारा भाई वहां मर रहा हो, जल रहा हो और हम लोग यहाँ पर मजे करें, सिर्फ नारेबाजी करें, भाषणबाजी करें। इससे बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा नहीं होगी। बांग्लादेश में हिंदू युवक को जिंदा जलाने का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि एक और हिंदू युवक के साथ बर्बरता की खबर सामने आई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार के खिलाफ पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां कोलकाता में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कोलकाता स्थित बांग्लादेश एम्बेसी का घेराव कर दिया। इसके साथ ही पश्चिम मेदिनीपुर इलाके में भी हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला जलाकर विरोध दर्ज कराया। यह तस्वीरें साफ साफ दिखा रही है कि पूरे देश में इस घटना के खिलाफ रोष बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू परिवार को जिंदा जलाने के मामले और हिंदुओं पर लगातार बढ़ते अत्याचार के खिलाफ पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। आज कोलकाता में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कोलकाता स्थित बांग्लादेश एम्बेसी का घेराव किया। इसके साथ ही पश्चिम मेदिनीपुर इलाके में भी हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार का पुतला सड़कों पर घसीटकर आग लगा दी। ये तस्वीरें साफ साफ दिखा रही हैं कि पूरे देश में इस घटना के खिलाफ रोष बढ़ रहा है। हिंदू सब अटैक हो रहा है। ये हिंदू राष्ट्र है, पूर्वोत्तर जो आर्यावर्त है उसी का कुछ दाना छटा गया था, उसका रूप में बांग्लादेश को हम दिखा है 1947 में। इस रूप में हम पाकिस्तान बांग्लादेश को अलग देखा है। उसके पहले श्रीलंका भी अलग हो गया, उसके पहले ईरान अफगानिस्तान भी हुआ था। जो अभी इस आर्यावर्त से छूटा हुआ था वो अभी भी कोई शांति में नहीं है, सभी कंगाल बन गया और हर दिन उसका पास रोज झगड़ा लड़ाई हो रहा है। अभी तक हिंदुओं को जो अत्याचारित करना चाहते हैं तो वहाँ का सभी हिंदू लोगों को साथ मिलकर हिंदू को रक्षा करना पड़ेगा। हम लोग हिंदू है, इसलिए हम चाहते हैं कि इधर का सब हिंदू उधर के हिंदू के लिए सुरक्षा देने के लिए बहुत काम कर रहा है। अभी तो उधर का जो हिंदू इधर आएंगे, अर्थात पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान से कोई हिंदू भारत में आ जाएगा तो उसको हम रक्षा करेंगे, खाना पीना के सब व्यवस्था करेंगे, रहने के लिए जगह भी देंगे। और यहाँ पे जो जिहादी है हिंदू को जो मारना पीटना चाहते हैं और भगाना चाहते हैं, हिंदू धर्म को जो नष्ट करना चाहते हैं, उस दुष्ट को हम भी नष्ट करना चाहते हैं। भारत ने बांग्लादेश में जारी अशांति और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जायसवाल ने कहा कि हम ढाका में हिंदू युवक की हत्या की निंदा करते हैं और उम्मीद है कि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिलेगी। जायसवाल ने कहा, भारत बांग्लादेश में फैलाई जा रही भारत विरोधी झूठी कहानी को खारिज करता है। वह कानून व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखना बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि अंतरिम सरकार के कार्यकाल के दौरान अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की 2000 से अधिक घटनाएं भी दर्ज की गई है। इस घटना को महज मीडिया की बयानबाजी या राजनीतिक हिंसा कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर बढ़ती हिंसा को लेकर तीखे तेवर दिखाए, जहां उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी देश में हिंसा होने वाले नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उस देश की सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है। यह बांग्लादेश में हिंदू असुरक्षित है तो यह सीधे तौर पर वहां के शासन की विफलता है। मांझी ने कहा, भारत में अल्पसंख्यक समाज आपसी भाईचारे के साथ रह रहा है और यही लोकतंत्र की असली ताकत है। ठीक इसी तरह बांग्लादेश में भी वहां की आवाम को आगे लाकर हिंदू समुदाय की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने दो टूक कहा कि हिंसा पर चुप्पी साधना भी अपराध के बराबर है। हो या पाकिस्तान, दोनों भारत के अंग हैं और जब बंटवारा हो रहा था तो ये नहीं सोचा गया था कि भारत के खिलाफ इतनी खराब बात लोग सोचेंगे।
और भारतवंशियों के खिलाफ इतना गलत काम करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य है ऐसा वो लोग कर रहे हैं। बांग्लादेश में हमारे बांग्ला में रह रहे भारतीय लोग हैं, उसमें सभी धर्म के रहे, हिंदू भी हों, सिख हों, ईसाई हों, सभी लोगों के साथ वो लोग ये समझते हैं कि वो भारतीय हैं और इसलिए उनके साथ जो भी विचार व्यभिचार हो सकता है वो कर रहे हैं। मारपीट, लूटपाट, छीन छुटाई सब कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो लोग चाहते हैं कि वो लोग यहाँ नहीं रहे, तो एक गलत संदेश देते हैं। चीन में भी लोग रह रहे हैं, रसा में भी रह रहे हैं, ब्रिटेन में भी रह रहे हैं, अमेरिका में भी रह रहे हैं, अन्य जगहों में भी भारत के लोग अपना व्यापार के लिए, नौकरी के लिए रह रहे हैं या वहाँ के नागरिक भी हो गए हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बर्बरता वहाँ नहीं हो रही है। मुंबई कांग्रेस ने महायुति सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोलते हुए उस पर मुंबई को बर्बाद करने और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। बीएमसी चुनाव में मद्देनजर मुंबई कांग्रेस ने महायुति सरकार की कथित नाकामियों पर और भ्रष्टाचार को लेकर एक विस्तृत चार्जशीट जारी की। यह चार्जशीट मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद वर्षा गायकवाड़ द्वारा बांद्रा ईस्ट के वाल्मीकि नगर में प्रकाशित की गई, जहां कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और विधायक मौजूद रहे। वर्षा गायकवाड़ ने आरोप लगाया कि पिछले 3 साल 9 महीनों तक बीएमसी पर प्रशासक का शासन रहा। इसी दौरान जनप्रतिनिधियों की गैर मौजूदगी में गठबंधन ने मुंबईकरों के हितों को नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा कि मुंबईकरों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं, सड़कों पर गड्ढे हैं, ट्रैफिक और वायु प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीएमसी के बैंक डिपॉजिट तक लूटे गए और पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सार्वजनिक परिवहन जैसे अहम मुद्दों की अनदेखी की गई। वर्षा गायकवाड़ ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मीठी नदी की सफाई और मुंबई की जमीनों की बिक्री में भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि कई बड़े प्रोजेक्ट में खुलकर करप्शन हुआ है। उन्होंने यह स्पष्ट भी किया कि मुंबई चुनाव जाति, धर्म या भाषा पर नहीं बल्कि शहर के मूल मुद्दों पर होने चाहिए। मुंबईकर झगड़े नहीं बल्कि विकास चाहते हैं। क्रिसमस की रात शहर में एक बार फिर हिंसा की सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां सोनेगांव थाना क्षेत्र के वर्धा रोड स्थित होटल प्राइड के सामने हुई खूनी संघर्ष में 20 वर्षीय प्रणय की हत्या कर दी गई, जबकि उसके 4 अन्य साथी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी अनुसार प्रणय अपने दोस्तों के साथ क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए दाबो नामक पब गया था, जहां दूसरे गुट के युवक भी मौजूद थे और डांस के दौरान गुट के बीच कहासुनी और धक्का-मुक्की हुई, जिसके बाद बाउंसर ने हस्तक्षेप कर सभी को पब से बाहर निकाल दिया। हालांकि बाहर निकालने के बाद होटल प्राइड के सामने फिर विवाद बढ़ गया और इसी दौरान आरोपियों ने धारदार हथियार से प्रणय और उसके साथियों पर हमला कर दिया। हमले में प्रणय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही सोनेगांव पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और अन्य आरोपियों की तलाशी जारी है। इसी घटना ने देर रात तक खुलने वाले रहने वाले पब पर शराबखोरी पर एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। चीन ने अमेरिका पर एक बड़ी कार्रवाई की है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने निर्देश पर चीन ने ट्रंप प्रशासन द्वारा ताइवान को रिकॉर्ड $11.1 अरब के हथियार बिक्री पैकेज को मंजूरी देने के जवाब में 20 अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया। यह चीन की ओर से की गई अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई है। इससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। चीन की ओर से अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं इसे। दोनों देशों के बीच में ये तनाव और भड़क सकता है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, जहां $1 अरब के हथियार बिक्री पैकेज को मंजूरी देने के जवाब में 20 अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह चीन की ओर से की गई अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है और इसमें दोनों देशों के बीच में तनाव और भी भड़क सकता है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में लाल किला के सामने हुए कार धमाके को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा कि इस धमाके में 40 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था, जबकि 3 टन विस्फोटक पहले ही बरामद कर लिया गया था। गृह मंत्री ने कहा कि इस साजिश में शामिल पूरी टीम को ब्लास्ट से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे नेटवर्क की जांच हमारी सभी एजेंसियों की ओर से बहुत प्रभावी ढंग से की गई। दिल्ली ब्लास्ट की जांच कर रही एएनआई को इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जहां जिसमें 3 डॉक्टर आदिल राथर, शाहीन सदई और मुजम्मिल के अलावा एक मौलवी इरफान भी शामिल है। यह मामला जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से पर्दाफाश किए गए व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है। 10 नवंबर को मुजिम का 2 उमर विस्फोटक से भरे कार चला रहा था और वो ही इसी आतंकी हमले का मुख्य साजिश करता था। इस धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई। यह धमाका हुंडई कार i20 में हुआ था, जिसपे उमर ड्राइव कर रहा था। नई दिल्ली में एंटी टेररिज्म कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम स्थित बैसरन घाटी में हुआ आतंकवादी हमला पूरे देश को झकझोर देने वाला था। इस हमले को जरिए आतंकवादियों का मकसद देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना और कश्मीर में शुरू हुए विकास और पर्यटन के नए दौर पर प्रहार करना था। गोरखपुर के वनटाटिया गांव जंगल तिनकोनिया नंबर 3 को प्रदेश का पहला जल अर्पण गांव घोषित किया गया। इसी अवसर पर शुक्रवार को गांव में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गोरखपुर के सांसद रवि किशन मौजूद रहे। उन्होंने गांव के प्रधान और ग्रामीणों को जल कलश सौंप कर जल अर्पण कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद रवि किशन ने बांग्लादेश की घटना का जिक्र करते हुए विपक्ष और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने पवन खेड़ा के आरएसएस को लेकर दिए गए बयान की आलोचना करते हुए कहा कि इसी तरह के बयानों के कारण कांग्रेस की स्थिति बिहार में खराब हुई है। रवि किशन ने कहा, हम बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में भी जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा, बांग्लादेश की घटना के बाद देश का युवा और महिलाएं जाग चुकी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हिंदू समाज शांति प्रिय है, विवाद नहीं चाहता और किसी की शांति में दखल नहीं देता। ऐसे बोल रहे हैं, जब एक दलित हिंदू लड़के को बांग्लादेश में जिंदा मार के जिंदा लटका के पेड़ पे जला दिया गया, तब पवन खेड़ा कहां थे? जब एक दलित हिंदू लड़के को बांग्लादेश में उनके प्रिय देश में जला दिया जाता है, तब ये कांग्रेसी, तब ये पवन खेड़ा टाइप के लोग, तब ये विरोधी लोग कहां थे? हिंदू को मार दिया जाए तब नहीं, मस्जिद के बाहर डीजे बजा जो उन्होंने कहीं सुना है। हिंदू एक ऐसा शब्द है जो शांति के लिए जाना जाता है, तभी न उसको मार के लटका के पेड़ में जला दिया गया जिंदा। कैसी बातें करते हैं ये विरोधी। इसीलिए इनकी दुर्दशा बिहार में हुई। अब कलकत्ता हम लोग जीतेंगे, बांग्लादेश तो नहीं बनने देंगे उस बंगाल को, इतना याद रखिएगा। वहां का हिंदू बांग्लादेश बनने नहीं देगा, वहां का हिंदू जलाया नहीं जाएगा कलकत्ता का, अब जैसे बांग्लादेश में हुआ था। अब वहां का हिंदू जागेगा। जिस हिंदू लड़के को जलाया गया वो बहुत दुखद था। अब कलकत्ता के लोग आंख खुल गई है, जैसे उस हिंदू लड़के को, उस दलित लड़के को जलाया गया, एक एक लड़का, एक एक माँ बहन जाग गई है भारत की। अब जान लें, अगली बार हम कलकत्ता जीतेंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश जीतेंगे। और ये इसलिए जीतेंगे क्योंकि हम लोग रक्षा, सुरक्षा, विकास के साथ मोदी जी के पद चिन्हों पे चलने वाला ये देश है, उनकी बातों पर चलना, उनके निर्णय के साथ चलने वाला देश है। किसी को हम लोग यहाँ जलाते नहीं हैं, जैसे बांग्लादेश में जलाया गया था। और पवन खेड़ा जैसे लोगों को तब बयान या उनकी बातें तब नहीं निकली, ये बहुत दुखद है, याद रखिएगा। लेकिन इसका जवाब कलकत्ता के वोटर देंगे, बंगाल के, उसको बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। अब बंगाल के लोग बहुत हो गया वहां पर। खबरों का दौर जारी रहेगा, देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार। के बारे में और हिंदुत्व के बारे में आपके क्या विचार है? क्योंकि ये मोक्ष है, तो अगर हमने इसमें जन्म पाया है, हर भारतीय के लिए बहुत गर्व का विषय। सुधांशु जी आरोप लगाता रहता है कि भारतीय जनता पार्टी पक्षपात करती है। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, भेदभाव वो करते हैं। जैसा कि अल्पसंख्यक समुदाय में 4 विवाह की प्रथा है। हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में
ये लिखा है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। तो आने वाले दिनों में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति रहने वाली है? भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास